नमस्कार। दूरदर्शन के लखनऊ केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहसिन हैदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह हम आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है नमस्ते यूपी। लेकिन अब इसका वक्त बदल गया है। अब आप इसको देख सकते हैं सुबह 8:30 से 9 लाइव और शाम को 8 से 8:30 रिपीट टेलीकास्ट में। और हमारा मकसद बहुत साफ होता है कि इस प्रोग्राम के जरिए आपका दिन बहुत ही बेहतरीन और फुल एनर्जी के साथ गुजरे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करनी चाहिए। तो देखते हैं क्या है आज का सुविचार। आज का सुविचार है, जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। साफ है कि हमको दूसरे के साथ हमेशा बेहतर करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा। आप जब बेहतर करेंगे तो भगवान हमेशा आपका साथ देता है। आपको पता होगा कि आज हम चर्चा करेंगे और हमारा मकसद होता है कि हम जो चर्चा करते हैं बहुत खास और अहम होती है। तो देखते हैं क्या है आज का मुद्दा। तो आपने देखा कि आज का हमारा मुद्दा है खेलो इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अहम ये प्रोजेक्ट है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं सैयद अली साहब, जो कि पूर्व ओलंपियन हैं, ध्यानचंद अवार्डी हैं और कई सारे इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। और जब इन्होंने हॉकी अपनी चलाई थी तो अच्छे अच्छे पार हो गए थे। और हमारे साथ हैं मुनव्वर अंजार साहब, अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी हैं, जूडो की खिलाड़ी भी रह चुके हैं और काफ़ी अहम अभी भी योगदान दे रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर। हमारे तीसरे मेहमान हैं संजय सारस्वत जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यानी कि कार्यकारी निदेशक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो आपने देखा कि हमारे साथ 3 खास अहम मेहमान हैं। तो अब हमारे जो जहन में एक साफ सी बात आती है कि आखिर खेलो इंडिया क्या है। तो बताएंगे संजय जी, जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये खेलो इंडिया प्रोग्राम है क्या। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि खेल कितना इम्पॉर्टेंट है, इस बात की इम्पॉर्टेंस समझने के लिए खेलो इंडिया शुरू किया गया। तो जो मेन थीम है खेलो इंडिया की वो स्पोर्ट्स फॉर ऑल, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, ये 2 अहम मुद्दे हैं। हम लोग अपने जीवन में शायद सभी लोग देखते रहे हैं कि एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और इसीलिए हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड ओवर रेनोन्ड हैं और अच्छा काम करते रहे हैं। खेलों में बढ़ावा देने की आवश्यकता थी और खेलों को फिटनेस से जोड़ने की ज़रूरत थी। एक स्वस्थ राष्ट्र, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राष्ट्र की तरह, स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह सामने आएगा। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिटनेस के ऊपर और स्पोर्ट्स के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम एक बनाया है। और ये भी देखा गया था कि जो खिलाड़ी है, अगर उसको हम बहुत कम उम्र के साथ अपने ऊपर साथ जोड़ते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, सभी मूलभूत सुविधाएं उसको प्रदान करते हैं, तब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और आज जब हम कहते हैं किसी भी देश को आगे बढ़ने की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि जो देश प्रगतिशील हैं वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये समय आ गया है जब हम लोग स्पोर्ट्स की महत्ता को समझें और जो प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी आगे करेंगे उससे राष्ट्र की प्रतिष्ठा में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। और इसी के तहत इन स्कीम्स को, खेलो इंडिया स्कीम्स को चालू किया गया। और ये हम जानते हैं कि हमारा काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो गांव में और रिमोट एरियाज़ में रहता है। उन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए खेलो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से किया गया कि हमारे जो अपने गेम्स हैं, इंडिजिनस गेम्स हैं, उनको बढ़ोतरी मिले। जो आज ओलंपिक गेम्स नहीं है बट उनसे मिलते जुलते काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको हमारे
गांव के जो युवा हैं वो प्रैक्टिस करते रहते हैं और उन खेलों से अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रतिभाएं हमें मिल सकती हैं। ये बात सरकार के जहन में है और इसीलिए गांव-गांव को और इन सारे जो हमारे अपने आंतरिक खेल हैं, जो हमारी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए खेल हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय खेलों से जोड़ने की एक मुहिम है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो लोग टैलेंटेड हैं और सही उम्र में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये दो चीज़ें कि उनको सही उम्र में सही सुविधाएं मिलें जिससे वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, इसी के लिए खेलो इंडिया की शुरुआत की गई है। सर, अब तक ये देखा गया है कि हमारे देश में एक क्रिकेट है और एक हॉकी, जी। इसको बहुत तवज्जो मिली है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो क्रिकेट बैट लेके मैदान में चला जाता है या हॉकी लेके चला जाता है। इसका असर ये होता है कि जब हम इंटरनेशनल ओलंपिक्स में जाते हैं, हम दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं, तो जो छोटी कंट्रीज़ हैं उसके लोग पदक तालिका में बहुत ऊपर होते हैं और हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत नीचे होते हैं। क्या इसी मोटिव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी साहब कि ये बात जब किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा की बात आती है, आज हम कहें कि पहले युद्ध होते थे उसमें जो बेहतर होता था वो अपना साम्राज्य फैलाता था, आज जो खेलों में बेहतर है और वो कितने मेडल जीत रहा है उससे उस देश की प्रतिष्ठा स्थापित होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही खेलों को और खेलों में के स्तर को बढ़ाने के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर हम हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जब दूसरे खिलाड़ियों को हराकर पोडियम पर पहुंचते हैं और देश का झंडा ऊपर जाता है, तो हम सभी भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। तो इस बात को देखते हुए, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यानी हम अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझें और हम बहुत अहम हिस्सा हैं विश्व के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, तो ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों चीज़ों की प्रगति की बात है। और ये मन में से निकालना भी, हमारे समाज में शायद अभी भी एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि बाहर के विकसित देशों में एजुकेशन को और जो स्पोर्ट्स हैं उनको बराबर तवज्जो दी जाती है। और आज की जो साइंटिफिक स्टडीज़ है वो बोलती हैं कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं, या आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ये दोनों मुद्दे मिले जुले हैं और इसीलिए स्पोर्ट्स को क्यूरिकुलम, जो एजुकेशन क्यूरिकुलम है उनसे भी जोड़ने की बात हो रही है। उसमें जो मार्क्स बच्चा स्पोर्ट्स में लेगा वो उनके मेन जो मार्क्स हैं उसमें जोड़े जाएँ, जिससे उसकी पूरी प्रतिभा का आकलन हो सके। इन सब बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और उसी तरह से जो आसपास की मिली हुई चीज़ें हैं जिनसे हमें लगता है कि हम फिटनेस को, यानी एक स्वस्थ राष्ट्र को, और एक स्वस्थ राष्ट्र होगा तो डेफिनेटली जो उसके बेहतरीन खिलाड़ी होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया में 12 वर्टिकल्स हैं, जिसमें विमेन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, इंडिजिनस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, स्कूल एज में कॉम्पिटिशन्स को कराना, यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन्स को कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव के आसपास ब्लॉक लेवल पे ले जाना, इस तरह के, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रतिभा का सही आकलन हो और उसको फिर सही सुविधाएं मिले जिससे कि वो आगे जाके प्रदर्शन कर सके। उससे मिली हुई जितने भी एक कंपोनेंट्स हैं, मैं कहूँगा कि उनको जोड़कर खेलो इंडिया स्कीम का निर्माण किया गया है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं खेल के, किरण रिजिजू साहब, उन्होंने ऑलरेडी कहा भी है कि हम अगले 2028-2032 में पहले 10 राष्ट्रों में आने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं और जो मानसिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपनी जो देश के खिलाड़ियों की प्रदर्शन की क्षमता है और टैलेंट है, सभी लोगों से बात होती है तो टैलेंट की कमी नहीं है, बट उस टैलेंट को सही राह मिले, सही सुविधाएं मिले, इसके लिए खेलो इंडिया की योजना का निर्माण किया गया है। तो साफ लगता है कि ये स्पोर्ट्स फॉर ऑल के लिए जो मोटिव है उसके लिए शुरुआत की गई है। अंजार साहब, आपके पास चलेंगे, मतलब आप खिलाड़ी भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, रेफरी हैं और आप खेलो इंडिया में खुद भी शिरकत करते रहे हैं। तो जो ये स्कीम है, इसके शुरू होने से आप जब वहाँ पर शिरकत करते हैं, जो बच्चे वहाँ पर आते हैं, वहाँ क्या माहौल होता है, और आप खुद बताइए कि वहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं उनको क्या लगता है, किस तरीके से वो आगे इस प्रोग्राम को लेकर बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसे कि संजय जी ने बताया कि ये जो मोटिव है इसका बेसिकली वो पूरे देश को खेलों के साथ जोड़ना, और जब पूरा देश खेलों के साथ जुड़ता है तो देश में सबसे पहले जो कोई भी चीज़ है, अगर आप देखें, अगर कोई बच्चा किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो पूरी फैमिली उसके साथ जुड़ जाती है,
क्योंकि अगर आप देखें कि कोई बड़ा है वो किसी के साथ जुड़ता है तो बच्चा नहीं जुड़ता, लेकिन अगर बच्चा जुड़ता है तो उससे पूरी फैमिली जुड़ जाती है। तो जब ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से पूरे देश को एक माला के रूप में चुनने का है कि हम हर घर में खेल डालें, और खेल ही नहीं डालें बल्कि एक ये सोच पैदा करें कि हमें अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करना है। और वो करने के लिए जब हम घर से निकलेंगे, आज तो एक वक्त ऐसा कंप्यूटर का आ गया है कि वहाँ पर घर से स्कूल, जब हम लोग खेलते थे तो हमारा ज़्यादा टाइम मैदान में जाता था या दूसरे के घरों पे जाता था। आज के दौर में क्या है कि खिलाड़ी हो या कोई भी हो, मैक्सिमम वो एक छत के अंदर रहना चाहता है। कंप्यूटर ने उसको बांध दिया है और जो एक सोशल सिस्टम था वो टूट चुका है। तो ये घर से निकालेंगे, जब हम घर से निकलेंगे तो तमाम चीज़ हम दुनिया की अच्छी बुरी चीज़ों को समझेंगे। एक वो डेवलपमेंट भी है। साथ में हमारे जो भाई बहन जो नहीं खेलते या जो हमारे परिवार वाले खेलों के साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ रहे हैं। और बेसिकली जब हमें खेल एक सर्टेन लेवल से वो फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि अगर हम 8 साल 10 साल का बच्चा है जो स्कूल कॉलेज जा रहा है, उसको हमें वो फैसिलिटी गवर्नमेंट देने लगेगी जो कि हमारे वक्त में जब हम लोग नेशनल लेवल पे खेल चुके होते थे तो कैंप्स में भी बड़ी मुश्किल से वो फैसिलिटी मिलती थी। आज तो बच्चे को इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो अपने शहर ही में नहीं बल्कि दूसरे देशों में जो बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं, उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं, उनके खेलने के क्या तरीके हैं, उनके खान पान के क्या तरीके हैं, वो उनकी एजुकेशन और उनका प्रैक्टिस का सिस्टम क्या है, वो घर बैठे अपने मालूम कर सकता है और वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक टारगेट लिया है कि जो 2024-2028 के ओलंपिक्स का, तो ये हर एक के जहन में एक चीज़ आई है कि चलो हम भी मैदान से जुड़ें, चलो हम भी देश के लिए कुछ करें, चलो हम खेलें। उसमें गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके खान पान और उसके को एक सिस्टम देने का है। तो ये बहुत बड़ा कदम है। खेलो इंडिया गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम है और इसमें स्कूल के बच्चों से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक जोड़ दिया है। तो ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी तक आप खेलेंगे, उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वो कैंप्स में ले जाके रखते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर उठा ली है। पहले तो ये था कि गार्जियंस लेके जाते थे, उन्होंने हॉकी दिलाई या उन्होंने क्रिकेट बैट दिलाया या उन्होंने जूडो ड्रेस दिलाई, तो जब तक वो पैसे ही नहीं होते थे उसके पास कि अच्छा उसको खेलना है, अगर किसी बहुत आगे लेवल पे कंपटीशन में जाना तो उसका किट ही नहीं है। तो वो किट क्या है कि हमारे जो फॉरेन जो किट्स डेवलप जो बनाते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो किट हमें मिल रही है। उससे हम कंपटीशन में जब पहले जाते थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम लोगों को यही मायूसी हो जाती थी कई बार। यहाँ सैयद भाई भी बैठे हैं, ये भी ये शायद बताएंगे कि हम लोग अपने ट्रैक सूट्स और अपने जूते ही देख के जो है दूसरे से डिस्करेज हो जाते थे। तो आज जो माहौल है, हम अगर यूएस या यूके में जो खिलाड़ी हैं वो जो उनके पास सुविधाएं हैं तो हमारे पास सुविधाएं हैं। तो ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है और इससे आप देखिएगा 2000 आने वाले जो अभी क्योंकि पेंडेमिक है, जो अभी ओलंपिक होंगे इसमें तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन 2024 और 28 की तैयारी सीधे बहुत बड़ा सईद अली साहब, आपने खुद अपनी आंखों से ओलंपिक्स देखा है, आप उसमें शिरकत कर चुके हैं, तो क्या वजह लगती है आपको? हम तालिकाओं में बहुत पीछे रहते थे और जो अब ये खेलो इंडिया प्रोग्राम है इसको लेकर मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि संजय सर ने और मुनव्वर ने खेलो इंडिया के बारे में बताया है, ये भारत सरकार की बहुत ही बढ़िया स्कीम है और इससे जो है गांव ज़्यादा जुड़ेंगे और टैलेंट हमारा ज़्यादातर गांव में ही मिलता है हमें। और जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मुनव्वर ने कहा कि हम लोग के पास कभी जूता नहीं, कभी तो दिक्कतें हम लोग को बहुत आती थी। और जो प्रोग्राम खेलो इंडिया का चल रहा है, इसमें जैसे कुछ लोग कोचिंग एकेडमीज़ हैं, कोचिंग देती हैं, इनका ये भी प्रोग्राम है कि उनको 5 लाख रुपए, कुछ अपने खेल सेलेक्ट कर लीजिए तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें एक कोच आप रख सकते हैं, अपने जो बच्चों के रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड मेंटेनेंस है। तो ये इससे जो है जगह जगह एकेडमी खुलेंगी, टैलेंट गांव से आएंगे, उनको ट्रेनिंग मिलेगी और मॉडर्न ट्रेनिंग। आजकल तो मॉडर्न पूरा हर एस्ट्रोटर्फ में हॉकी होती है
हर गेम बिल्कुल एकदम मॉडर्न हो गया है, और जब तक कि हमको वो ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम कोई रिजल्ट दे नहीं सकते हैं। तो ये जो स्कीमें हैं ये इसमें कुछ कमियां भी हैं हमारी। वैसे तो ये मतलब कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई तो होती है। हमारे जो हम देखते हैं कि जो साई खेलो इंडिया 5 लाख रुपए दे रही है कि आप नेशनल प्लेयर हो, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हो, उनको अगर एकेडमी चला रहे तो दे रहे हैं। तो अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 99% खिलाड़ियों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो किसी ग्राउंड में रिक्वेस्ट करके प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप उनके पास जाइए तो वो साफ मना कर देते हैं, हम आपसे कोई इसी बात को एग्रीमेंट मैं नहीं आगे बढ़ाता हूँ। संजय सर, जी। सर ने जैसे बात किया कि उनके पास मतलब उस ज़माने में खुद के शूज़ और अपने चीज़ें नहीं होती थी, और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आते थे उनके पास सारी सुविधाएं थीं। मैंने इस प्रोग्राम में जो पढ़ा है कि गरीब और पिछड़े क्षेत्रों को इसमें टारगेट किया गया है, तो उसका मेन बेसिक मोटिव क्या लगता है आपको? देखिए, मोटिव यही है, जो आज के खिलाड़ी हैं वो शायद इतना नहीं समझ पाते होंगे, बट जो आप जैसे कह रहे हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं और उन्होंने किन मुश्किलों से अपना सफ़र तय किया है। परिवारों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता था, डाइट नहीं मिल पाती थी, किट सही से नहीं मिल पाता था, कहीं रनिंग शूज़ की सरफेस की जैसे वाली एस्ट्रोटर्फ है उस पर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, या हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो हमारी ऑलरेडी 20-21 साल उम्र हो गई, उस समय हम जाके अगर एस्ट्रोटर्फ पे ट्रेनिंग करते हैं तो घास पे ट्रेनिंग करते रहे थे, तो एकाएक अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब तक वो सुविधाएं, बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मूलभूत सुविधाओं में ही आएगा, अगर उसी लेवल की ट्रेनिंग हमने नहीं की है उस सरफेस पे, तब हम एक्सलेंस की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं किसी से उम्मीद करूं कि 18 साल तक वो घास पे खेले और एकाएक वो ओलंपिक में जाके प्रदर्शन करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनको काफ़ी समय से, मतलब मैं कहूँगा काफ़ी कम उम्र से ही जो है उन्हीं जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मिलनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ही खेलो इंडिया में, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी स्कीम्स बनाती है और पॉलिसीज़ बनाती है, बट सभी जो राज्य सरकार हैं उनकी अपनी स्कीम्स हैं, अपने अवार्ड्स हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। हर जगह DSO लेवल पे भी काम हो रहा है, बट फिर भी जब ये बात देखी गई है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो पा रहा होता है, तो काफ़ी ये कोशिश हो रही है कि जहाँ जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह की अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, या जैसे आप बता रहे हैं कि भाई चैंपियन खिलाड़ी है और वो अपनी एकेडमी चलाना चाहता है, तो उसको जो अडॉप्ट करते हैं, हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो उनको एक, जैसे बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए हम दे देते हैं, तो उसमें एक लोकल कोच, जिसे हम कहते हैं लोकल चैंपियन, जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है बट वो चैंपियन खिलाड़ी है। ऐसे चैंपियन खिलाड़ी जब समाज में होते हैं, उनको कोई नौकरी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही होती, तो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाते हैं। बट अगर उनको उन्हीं की जगह अगर एक हमने उनको एनवायरनमेंट दे दिया, तो जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, उन्होंने अचीवमेंट किया, उनको हमने वहीं रखा, वहीं पर उन्होंने और खिलाड़ियों को तैयार किया। तो इस स्कीम के लिए ये जो एडॉप्शन ऑफ एकेडमीज़ हैं, जो पहले 1000 की बात, ये 1500 एकेडमीज़ की हम बात कर रहे हैं कि हम हर ज़िले में ऐसे जो भी प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं जो अपना सेंटर चलाना चाहते हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करें। तो उसमें 2 लाख रुपए है जो गेम की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, गेम मेंटेनेंस और इक्विपमेंट की, और 3 लाख रुपए के आसपास तक लोकल कोच को एम्प्लॉयमेंट करने। सर, ये जो 5 लाख की बात है जी, क्योंकि हमारा ये शो काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी भी देख रहे हैं, गाँव के लोग भी देखते हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? अगर 5 लाख रुपए 8 साल तक पाना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और कैसे वो बच्चा वहाँ तक पहुँच सकता है? ये 2 अलग अलग बातें हैं सर। ये जो हम अभी बात कर रहे थे, ये वो है कि जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, वो अपनी एकेडमी चलाना चाहते हैं, ये 5 लाख रुपए उस स्कीम के लिए थे। ठीक है। और जो खिलाड़ी इस स्कीम का फ़ायदा ले, यानी वो खेलो इंडिया गेम्स में उसको खेलना होगा, उसको रजिस्टर करना होगा। और जब खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, पहले खाली अंडर 17 हो रहे थे, क्योंकि ये महसूस किया जाता है कि जो खिलाड़ी बचपन से अगर हमने नहीं उसको पिक किया, कैच देम यंग का एक स्लोगन चलता भी था, उसको लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। और जो स्कूली स्तर पे जो खेल होते थे, उसमें इतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था और टैलेंट मिस हो जाता था। इसीलिए पहले स्कूल गेम शुरू किए गए कि जो प्रतिभा हम कम समय में, या जो यंग एज में ही कैच कर लेंगे, उनको हम 8 साल तक फैसिलिटीज़ देंगे, जिससे कि वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। तो जो आप 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, जो 8 साल तक देने की बात है, वो खेलो इंडिया गेम्स के तहत जो लोग खेलते हैं
और वहाँ पर एक मतलब ये नहीं है कि जिसको मेडल मिल गया है उसी को हम चयन कर लेते हैं। एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टीम अलग से होती है, और वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टीम उनकी सभी चीज़ें, उनका प्रदर्शन, उनके आगे बढ़ने की क्षमता, उनका उम्र, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा उम्र के बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे होते हैं, बट उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम उनको ओलंपिक तक ले जा सकते हैं। जबकि ये स्कीम पूरी इसलिए है कि हम 8 साल तक बच्चे को लगातार सपोर्ट करें और वो हमारा प्रोबेबल हो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए और वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो और जो सुविधाएं हैं वो इन काइंड है, मतलब ऐसा नहीं है हम कैश दे दें बच्चे को। तो एक यंग एज में बच्चे को कैश देने से मुझे नहीं लगता है कि वो परस्यू कर पा रहा होगा। तो उनका रहना, खाना, किटिंग, उनकी कोचिंग की सुविधाएं, उनकी जैसे एक पर्टिकुलर डाइट की ज़रूरत होती है वो, तो एजुकेशन, तो सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और उसमें एकेडमीज़ भी हो सकती है जहाँ उनका एडमिशन करते हैं, वो सुविधाएं 5 लाख रुपए तक का खर्चा करके 8 साल तक हम उनको लगातार सपोर्ट कर सकते हैं। सर जाहिर तौर पे लगता है कि स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल का जो थीम है जी। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। जी। और ऐसा कहीं भी है कि 5 लाख रुपए में वो बच्चा उपकरण भी खरीद सकता है, जो खान पान अच्छा होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए वो भी हो सकता है। अंजार साहब, एक छोटी सी बात इसमें ये भी निकल के आई है कि इस प्रोग्राम में लड़कियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी जोर दिया गया है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि भारतवर्ष में अगर आप देखें पिछले कुछ नामचीन लड़कियां आपको मिली, और ख़ासतौर से आज बैडमिंटन में जो है हमारे पहले एक्सेल करती थी एथलेटिक्स की के लिए, जो पीटी उषा जी से शुरू हुआ, कितना बड़ा नाम था। उसके बाद आज तक साइना नेहवाल तक अगर आप देखें, और सानिया देखें बैडमिंटन उसमें टेनिस में, लॉन टेनिस में, तो उसी तरीके से जब ये नाम आए उनको देखते हुए आज जो घर में लड़कियां बैठी हुई थी वो एक बिल्कुल बंद एक कवच में थी, पेरेंट्स उनको निकालते नहीं थे, लेकिन आज एक एजुकेशन से और इस एनवायरनमेंट से जो माहौल भारत का बदला है और तमाम फैसिलिटी से और तमाम चैलेंजेस हैं आज की तारीख में लड़कियों को, अगर आप देखें कि आज जो है एयरक्राफ्ट से लेके और फाइटर प्लेन्स तक लड़कियां चला रही हैं, तो मैदान जो है कैसे छूट सकता है, इसको देखते हुए और इतनी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। और आज हम ये देख रहे हैं ख़ास तौर से जब हम प्रदेश की बात करते हैं कि नारी शक्ति और वुमेन एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी थीम है और यहाँ भी, तो वो उससे भी एक बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और ख़ास तौर से मार्शल आर्ट में अगर आप देखें तमाम लड़कियां जुड़ रही हैं, तमाम, और स्पोर्ट्स में क्रिकेट की इतनी अच्छी टीम हमारी भारत की लड़कियों की बन गई है जो कि वर्ल्ड कप जीत के आई अब के। जाहिर तौर पे लगता है सर कि इस स्कीम से लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि जो इसका मोटिव है, एक तो जो गरीब इलाके के बच्चे हैं उनके पास पैसों की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए इसके ज़रिए पूरा देश फिट रह सकता है। और इसका फ्यूचर हमको ये नज़र आता है कि जो आगे आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, उसमें जो जो मेडल आएंगे और जो तालिका होगी वो हमारी ऊपर आ जाएगी। तो सर यहाँ पर ये है कि आज हमने बहुत अच्छी चर्चा की है और वक्त का तकाजा है, तो जो भी हमको अभी बच्चों ने देखा होगा, काफ़ी कुछ आपसे बहुत सीखा होगा। एक बहुत शॉर्ट में बता दीजिए कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे बच्चा करा सकता है। देखिए, 2 तरीके हैं रजिस्ट्रेशन में। एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए खेलो इंडिया ऐप है और गवर्नमेंट की साइट है, उसमें अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो अपना वीडियो डाल सकता है और उसको देखने के बाद उसको एक साई सेंटर में बुला लिया जाता है और उसका हम प्रतिभा का आकलन कर लेते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो क्या वाकई में उतने प्रतिभावान है। नहीं है तो जो खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, उन खेलो इंडिया गेम्स में एक चीज़ मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि वहाँ पे उन्हीं गेम्स को चयन किया गया जिसमें राष्ट्र की ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। सभी गेमों में एक साथ बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। और दूसरे वो गेम्स हैं जो हमारे अपने गेम हैं, जैसे अभी जो पंचकूला में जो होने जा रहे हैं उसमें 4 नए गेम जोड़े गए हैं। उसमें महाराष्ट्र का मलखम्ब भी है, पंजाब का गटका है, केरला का कलारीपट्टू है और मणिपुर का थांगता है। चलिए सर, थोड़ा वक्त का तकाजा है और मुझे लगता है कि इस चर्चा के जरिए जो लोग हमको देख रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और बच्चे गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, रजिस्ट्रेशन करा के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अंजार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। संजय सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, फिलहाल आज का ये जो मुद्दा था हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बात ये है कि देश में खुशी की लहर है। वजह यह है कि जो कोरोना की बीमारी थी उससे लड़ने में
हम बहुत आगे निकल चुके हैं। 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको जरूर फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मास्क जरूर लगाना है। तो मैं भी फिलहाल ये मास्क लगा लेता हूं। आपको जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है, और आपका नंबर भी आएगा वैक्सीनेशन के लिए। तो कह सकते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी। तो फिलहाल यहां पर दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए दूरदर्शन लखनऊ। नमस्कार।